हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इनकरेज यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीटेट उर्दू के लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। जनवरी 2024 में जो सीटेट होने वाला है उसके लिए हम कई मॉक टेस्ट लेकर आते रहेंगे। तो आज के इस मॉक टेस्ट में 20 सवालात होंगे। आपको वीडियो पॉज करके ख़ुद से सवालात के जवाब देने हैं, और अगर जब जवाब नहीं दे पाते हैं आप, तब वीडियो को स्टार्ट करके फिर इसके जवाब देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सवालों को हल करते हैं। सवाल नंबर 1 है, सियाक में कवायद से क्या मुराद है। यानी कोई कॉन्टेक्स्ट है, उसमें कवायद यूज़ किया गया है, कोई टॉपिक है उसमें कवायद है, तो उससे क्या मुराद है। ऑप्शन नंबर 1 है, मश्क व अमल से कवायद की आमोजिश। मश्क करा के और उस पर अमल करा के जो है ग्रामर को सिखाया जाए, या ऐसे साख्तियाती अंदाज में ज़बान की आमोजिश जिसमें आमोजगार सतह के लिहाज से तरक्की करता हो। ऐसे स्ट्रक्चरल वे में ज़बान को पढ़ाया जाए, ज़बान की आमोजिश कराई जाए जिसमें लर्नर जो है उसी के सतह के लिहाज से तरक्की करे। तीसरा है, पहले कवायद के उसूल फिर उनकी आमोजिश। पहले कवायद के उसूल प्रिंसिपल समझा दिए जाए, फिर उनको लर्न कराया जाए, उनको सिखाया जाए। सयाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश। ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब होगा। यानी सयाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश। सयाक में जो कवायद यूज़ की गई है उसकी फितरी ज़बान, बच्चे की फितरी ज़बान, जो ज़बान बच्चा बोलता है या जो ज़बान बच्चा आसानी से समझता है, उसी ज़बान में बच्चों को मिसालें देकर उनकी आमोजिश कराई जाए, को कवायद सिखाई जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 है, सीखने सिखाने के अमल में मुतहरिक होते हैं। यानी सीखने सिखाने, टीचिंग और लर्निंग का जो अमल होता है उसमें मुतहरिक होते हैं, उसमें एक्टिव होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, मुअल्लिम और मुताल्लिम दोनों, यानी टीचर और लर्नर दोनों, स्टूडेंट टीचर दोनों एक्टिव होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, सिर्फ मुअल्लिम, यानी सिर्फ टीचर एक्टिव होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, सिर्फ मुताल्लिम, सिर्फ स्टूडेंट एक्टिव होते हैं। या ऑप्शन नंबर 4 है, इनमें से कोई नहीं। तो सीखने सिखाने के अमल में कौन एक्टिव होते हैं? मुअल्लिम और मुताल्लिम दोनों होते हैं। टीचर पढ़ा रहा होता है, बच्चे सुन रहे होते हैं, लेक्चर को नोट कर रहे होते हैं, तो इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन जवाब नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। मुअल्लिम और मुताल्लिम दोनों सीखने सिखाने के अमल में मुतहरिक होते हैं, यानी एक्टिव होते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, मंदरजा झेल में फ़न तदरीस का हिस्सा है। नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन टीचिंग का हिस्सा है? मैदान से खेल की तरफ, मालूम से नामालूम की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, या मगरिब से मशरिक की तरफ। फ़न तदरीस जो है, टीचिंग का जो आर्ट है, उसका कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शन में हिस्सा है? टीचिंग के प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं कि मालूम से नामालूम की तरफ, इंडक्टिव से डिडक्टिव की तरफ, ऐसा हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल टीचिंग का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा, यानी मालूम से नामालूम की तरफ। जब एक उस्ताद बच्चे को पढ़ाए तो उसे ऐसा पढ़ाए कि जो बच्चा जो जान रहा है वहाँ से शुरू करे, और जब बच्चा जो नॉलेज नहीं जान रहा है, जो उसको नहीं आता है, वहाँ तक ले जाया जाए। जैसे एक बच्चे को हम पढ़ाते हैं फल के बारे में, तो हम बच्चे को एक आम फल के बारे में बताएंगे। ज़्यादातर बच्चे जो है सेब को पहचानते हैं, तो हम सेब के बारे में पहले बताएंगे, और फिर बाद में कुछ ऐसे फ्रूट, ऐसे फल के बारे में बताएंगे जो बच्चे नहीं जानते हैं। तो ऐसे हम ले जाएंगे बच्चों को मालूम से नामालूम की तरफ। सवाल नंबर 4 है, तालीम और तरबियत का मकसद क्या नहीं है? इखलाक आमोज़ी। ऑप्शन नंबर 2 है, दौलत कमाना। ऑप्शन नंबर 3 है, किरदार साजी, और तौर तरीक़ों में बेहतरी। तालीम और तरबियत का मकसद क्या नहीं है, ये सवाल जो है नेगेटिव में है, तो जो मकसद नहीं है वो हम ढूंढेंगे। तालीम और तरबियत का मकसद है कि इखलाक आमोज़ी हो, बच्चे के अंदर इखलाक पैदा हो। ऑप्शन नंबर 2, दौलत कमाना, तालीम और तरबियत का मकसद दौलत कमाना है। या किरदार साजी, तालीम और तरबियत से हम जानते हैं कि बच्चों की किरदार साजी होती है, उनका किरदार बनता है अच्छा। और चौथा है, तौर तरीक़ों में बेहतरी। हम कहते हैं कि वो तालीम तरबियत देंगे तो उनके तौर तरीक़ों में बेहतरी आएगी, अच्छाई आएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा कि दौलत कमाना। तालीम और तरबियत देने का हमारा ये मकसद नहीं होता कि हम बच्चों को सिर्फ
दौलत कमाने के लिए तालीम दे रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं। हमारा ये मकसद नहीं होता कि बच्चे इससे दौलत कमाएंगे। तो यहाँ सवाल जो है नेगेटिव है और हम जवाब भी नेगेटिव ही ढूंढेंगे। अगर आप इस तरह के मॉक टेस्ट को हल कर लेते हैं, आपके एग्जाम में चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप सवालात को बहुत जल्दी हल करेंगे, क्योंकि इसी तरह के सवालात डेट में जिनकी लैंग्वेज उर्दू है उनको एग्जाम में आएंगे। तो अगर आप इस तरह के सवालात हल कर लेते हैं मॉक टेस्ट में, आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी होगी। दरसी किताबें अहम हिस्सा है निसाब का, स्कूल का, खेल का या इनमें से कोई नहीं। दरसी किताब यानी टेक्स्ट बुक जो है इसका अहम हिस्सा है, ज़रूरी हिस्सा है। निसाब का, स्कूल का, खेल का या इनमें से कोई नहीं। तो दरसी किताबें निसाब का अहम हिस्सा है। हमारे सिलेबस में ही टेक्स्ट बुक के बारे में दिया गया है, वहीं से हमारा टॉपिक होता है टेक्स्ट बुक से ही। सिलेबस में ये मेंशन होता है कि टेक्स्ट बुक की कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है, कौन सी टेक्स्ट बुक को हमें पढ़ना है। तो हम जानते हैं कि दरसी किताबें जो हैं सिलेबस का अहम हिस्सा है, यानी निसाब का अहम हिस्सा है। अगला सवाल है, दर्जा में मुअल्लिम की आवाज़ होनी चाहिए। क्लासरूम में टीचर की आवाज़ होनी चाहिए इंतहाई बुलंद, बहुत तेज़ आवाज़ होनी चाहिए, इंतहाई पस्त यानी बहुत धीमी होनी चाहिए, औसत दर्जा एवरेज, ना बहुत तेज़ ना बहुत धीमी, या करख्त बहुत तेज़। हमें ऑप्शन देखकर ही पता चल जाता है कि मुअल्लिम की आवाज़ कैसी होनी चाहिए। बहुत तेज़ ना हो कि बच्चों को जो है उनकी आवाज़ बुरी लगने लगे, और इंतहाई पस्त ना हो कि बच्चों तक उनकी आवाज़ ना पहुँचे, बल्कि औसत दर्जे की होनी चाहिए, एवरेज होनी चाहिए, ताकि बच्चों को उनकी आवाज़ भी भली लगे और उनके कानों तक भी पहुँच सके। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, औसत दर्जा यानी एवरेज मीडियम आवाज़ होनी चाहिए। अगला सवाल है, इनमें से कौन इशारों की ज़बान नहीं है? इनमें कौन साइन लैंग्वेज नहीं है? चुटकी बजाना, सर की जुम्बिश यानी सर को हिलाना, हाथ दबाना या डांटना। सवाल में पूछ रहा है कि कौन इशारों की ज़बान नहीं है। तो हम देखेंगे कि इशारों की ज़बान कौन कौन सी है। चुटकी बजाकर हम इशारा करते हैं, ये भी इशारों की ज़बान है। सर की जुम्बिश, हम सर हिलाकर इशारे में बात करते हैं, तो ये भी इशारों की ज़बान हुई। हाथ दबाना यानी हम हाथ दबाकर किसी को कोई साइन देते हैं, तो ये भी इशारों की ज़बान हुई। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी डांटना जो है इशारों की ज़बान नहीं है। अगला सवाल है, तलबा के तदरीसी मसाइल से आगही और अपनी तदरीस को बेहतर बनाने के लिए उस्ताद क्या करते हैं? स्टूडेंट को सीखने में क्या मसला पेश आ रहा है, उसे टीचर कैसे जानेगा और अपनी तदरीस को कैसे बेहतर बनाएगा, उसके लिए वो क्या करता है? सैर करते हैं, खेल खिलाते हैं, सवालात करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। टीचर कैसे जानेगा कि बच्चे को कौन सी चीज़ सीखने में परेशानी आ रही है, कहाँ सीखने में परेशानी आ रही है, और अगर परेशानी आ रही है तो वो अपनी टीचिंग को कैसे बेहतर बनाए। तो इस तरह से टीचर कैसे समझ पाएंगे? तो अगर वो सवालात करते हैं स्टूडेंट से, तो उनको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ उनको परेशानी आ रही है और मैं इस तरह से अपनी टीचिंग को जो है बेहतर बना सकता हूँ या बेहतर बना सकती हूँ। टीचर बच्चों से सवालात करेंगे, इस तरह से उनको उनकी परेशानी समझ में आएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, सवालात करते हैं। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में कौन बसरी तौज़ीहात में शामिल नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन विजुअल एड्स में शामिल नहीं है? तस्वीर, मॉडल, रेडियो या नक्शा। तो तस्वीर हम देखते हैं तो ये जो है बसरी हुआ यानी विजुअल हुआ। मॉडल भी हम देखते हैं, ये भी बसरी तौज़ीहात हुआ। रेडियो जो हम सुनते हैं तो ये बसरी नहीं हुआ बल्कि समी हुआ। और नक्शा भी हम देखते हैं तो ये भी बसरी तौज़ीहात हुआ यानी विजुअल एड हुआ, देखने वाला। तो इसमें हम सिर्फ रेडियो को ही सुनते हैं, इसे रेडियो में से जो आवाज़ आती है उसे हम सुनते हैं, तो ये समई तौज़ीहात हुआ। यहाँ सवाल पूछ रहा है कि बसरी तौज़ीहात में शामिल नहीं है, कौन बसरी तौज़ीहात नहीं है? तो हम यहाँ देखेंगे तस्वीर, मॉडल बसरी है, नक्शा भी बसरी है, लेकिन रेडियो जो है बसरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल है, इल्मी सलाहियत को फ़रोग़ देने के लिए कौन ज़्यादा ज़रूरी है? बच्चों के अंदर इल्मी सलाहियत को बढ़ावा देने के लिए कौन ज़्यादा ज़रूरी है? अखबार बीनी, कुतुब बीनी, फिल्म बीनी, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बच्चों के अंदर इल्मी सलाहियत को फ़रोग़ देना अगर चाहते हैं तो कौन ज़्यादा ज़रूरी है? बच्चे अगर कुतुब बीनी कर रहे हैं यानी किताब पढ़ रहे हैं तो उनसे जो है
کتاب کو پڑھنے سے بچے کے اندر علمی صلاحیت فروغ پائے گی۔ تو آپشن نمبر 2 جو ہے اس کا صحیح جواب ہے، کتب بینی، کتاب پڑھنا۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں زبان کی تعریف ہوگی اشاروں کے ذریعے اظہار، آوازوں کے ذریعے اظہار، علامتوں کے ذریعے اظہار، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال میں پوچھ رہا ہے کہ زبان کی تعریف ہوگی، یعنی زبان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو زبان جو ہے اشاروں کے ذریعے اظہار ہم اگر کرتے ہیں تو وہ بھی زبان ہوئی، اشاروں کی بھی زبان ہوتی ہے۔ آوازوں کے ذریعے اگر ہم بات کرتے ہیں، اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بھی ایک زبان ہوئی۔ علامتوں کے ذریعے اظہار کرتے ہیں یعنی لکھ کے اظہار کرتے ہیں تو وہ بھی ایک زبان ہوئی۔ آپشن نمبر 4 ہوگا اوپر کے سبھی۔ ٹائپنگ میں غلطی ہو گئی ہے، آپشن نمبر 4 جو ہے اوپر کے سبھی، یعنی آپشن نمبر 1، آپشن نمبر 2، آپشن نمبر 3 یہ ساری جو ہے زبان کی تعریف ہے، یہ سب زبان کی ڈیفینیشن ہے۔ تو آپشن نمبر 4 ہم بولیں گے اوپر کے سبھی۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں فوائد کا واحد، اس کا واحد کیا ہے؟ فوائدہ، فوائد، فائدہ یا فیدہ؟ تو آپشن نمبر 3 اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ تیسرا آپشن جو ہے اس کا صحیح جواب ہے۔ فوائد جو ہے وہ جمع ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے فائدہ۔ اگلا سوال ہے، درسیاتی کتب معلم کے تدریسی عمل میں ہوتے ہیں۔ ٹیکسٹ بک جو ہے جب معلم پڑھاتا ہے، ٹیچنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے تو ٹیکسٹ بک اس میں ضروری ہوتی ہے، رہنما ہوتی ہے، غیر ضروری ہوتی ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو جب ٹیچر جو ہے ٹیچنگ کر رہا ہوتا ہے تو درسیاتی کتب اس کے لیے رہنما ہوتی ہے۔ وہ درسیاتی کتب کی ہیلپ سے ہی، درسیاتی کتب کی مدد سے ہی بچوں کو علم دیتا ہے، ٹاپک سمجھاتا ہے۔ تو درسیاتی کتب معلم کے تدریسی عمل میں رہنما کا رول ادا کرتی ہے۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، معاون تدریسی اشیاء میں کس کا شمار نہیں ہوتا ہے؟ ٹیچنگ لرننگ میٹیریل میں TLM میں کس کا شمار نہیں ہوتا ہے؟ کتب یعنی کتاب کی جمع ہے کتب، اس کا، چارٹ پیپر کا، چھڑی کا، یا نقشہ کا؟ تو جب ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ کس کس چیز کی مدد لیتا ہے؟ کتاب کی مدد لیتا ہے ٹیچنگ میں، چارٹ پیپر کی مدد لیتا ہے، نقشہ کی مدد لیتا ہے، لیکن چھڑی کی مدد نہیں لیتا، کیونکہ چھڑی جو ہے معاون تدریسی اشیاء نہیں ہے۔ تو آپشن نمبر 3 اس کا کریکٹ جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، مسلسل و جامع تعین قدر احاطہ کرتا ہے، یعنی کنٹینیوس کمپریہنسو ایویلویشن کس کا احاطہ کرتا ہے؟ بچوں کے مجموعی کارکردگی کا، اسکول کی کارکردگی کا، ہم نصابی کارکردگی کا، یا مختلف مضمون سے واقفیت کا؟ تو آپشن نمبر 1 جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ مسلسل و جامع تعین قدر کی وجہ سے ہم بچوں کے مجموعی کارکردگی کا احاطہ کرتے ہیں۔ بچوں کی جتنی بھی کارکردگی ہے سب کو ملا کر ہم مسلسل جامع تعین قدر کے ذریعے اس کی جانچ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے، معالجاتی تدریس کی ضرورت کن بچوں کو نہیں ہوتی؟ ریمیڈیل ٹیچنگ کی ضرورت کن بچوں کو نہیں ہوتی؟ درجہ میں پچھڑنے والے بچوں کو، ذہین اور تیز بچوں کو، کھیل میں اچھا کرنے والے بچوں کو، یا زیادہ ناغہ کرنے والے بچوں کو؟ یہاں پوچھ رہا ہے کہ ریمیڈیل ٹیچنگ کی ضرورت کن بچوں کو نہیں پڑتی۔ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ریمیڈیل ٹیچنگ کیا ہوتی ہے۔ ریمیڈیل ٹیچنگ جو بچے کلاس میں پیچھے رہ جاتے ہیں، جن کو کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا، تو ان کو دوبارہ جو ٹیچنگ کرائی جاتی ہے، کانسیپٹ انہیں نہیں سمجھ میں آتا، ان کی پہلے جانچ ہوتی ہے کہ بچے کو کہاں پرابلم آ رہی ہے، اور پھر اسے ریمیڈیل ٹیچنگ دی جاتی ہے، یعنی معالجاتی تدریس کی جاتی ہے۔ تو پوچھ رہا ہے کہ معالجاتی تدریس کی ضرورت کن بچوں کو نہیں ہوتی؟ جو بچے ذہین اور تیز ہوں گے، ان کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، ٹاپک آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، تو ان کو معالجاتی تدریس یعنی ریمیڈیل ٹیچنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آپشن نمبر 2 جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اگلا سوال ہے، طلبہ سب سے زیادہ سیکھتے ہیں، طلبہ سب سے زیادہ کیسے سیکھتے ہیں؟ سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر، یا عمل کر کے؟ طلبہ ان چاروں چیزوں سے سیکھتے ہیں، سن کر بھی سیکھتے ہیں، پڑھ کر بھی سیکھتے ہیں، دیکھ کر بھی سیکھتے ہیں، عمل کر کے بھی سیکھتے ہیں، لیکن سوال میں ہے کہ طلبہ سب سے زیادہ کس سے سیکھتے ہیں؟ طلبہ سب سے زیادہ عمل کر کے سیکھتے ہیں۔ جب طلبہ عمل کرتا ہے یعنی پریکٹیکل کرتا ہے، عمل کرتے ہوئے طلبہ کی ساری حصے جو ہے ایکٹیو ہوتی ہے، سارے سینسز ایکٹیو ہوتے ہیں، تو اس سب سے زیادہ لرننگ ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، نصابی سرگرمی میں کھیل ضروری ہوتا ہے دماغی قوت بڑھانے کے لیے، جسمانی ترقی کے لیے، ہمدردی سیکھنے کے لیے،
या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है जिस्मानी तरक्की के लिए। बच्चा जब खेलता है तो फिजिकली उसका ग्रोथ होता है, फिजिकली डेवलपमेंट होता है उसका। अगला सवाल है मंदरजा झेल में से कौन इलाकाई ज़बान नहीं है? उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही। इलाकाई ज़बान जो एक महदूद इलाके में बोली जाए, उर्दू जो है इलाकाई ज़बान नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है उर्दू। उर्दू इलाकाई ज़बान नहीं है। बाकी मैथिली, भोजपुरी, मगही ये एक पार्टिकुलर एरिया में बोली जाती है। मैथिली जो है मिथिला में बोली जाती है, भोजपुरी जो है भोजपुर वाले एरिया में बोली जाती है। उर्दू जो है हर जगह बोली जाती है, हिंदुस्तान में बोली जाती है, पाकिस्तान में बोली जाती है और भी कई देश में बोली जाती है। इसलिए उर्दू जो है इलाकाई ज़बान नहीं है। अगला सवाल है इब्तदाई तालीम की तदरीस किस ज़बान में होनी चाहिए? प्राइमरी तालीम जो दी जाती है वो किस ज़बान में होनी चाहिए? मादरी ज़बान में, बैनुल अक़वामी ज़बान में, सकाफ़ती ज़बान में या सरकारी ज़बान में? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं एक छोटा सा मॉक टेस्ट लाई थी जो 20 सवालों पर मुश्तमिल था। आपके अगले सीटेट एग्जाम के लिए मैं और भी मॉक टेस्ट लेकर आऊँगी। अगर आपने इनकरेज एडू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सीटेट उर्दू के लिए जो भी कंटेंट डाला जाए वो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।